यार भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? पढ़ाई भी हो रही है? वेरी गुड। आज हम रिमाइंडर पे बात करेंगे। अभी तक रिमाइंडर के हम लोग 6 वीडियो देख चुके हैं और घात पे हम प्रश्न करना आपको सिखा रहे थे, और आज हम घात के ही कुछ और क्वेश्चन उठाएंगे और टोसेंट मेथड का भी हम प्रयोग आज करेंगे कि हम टोसेंट से कैसे इसको लगाते हैं। टोसेंट का मतलब हो गया साइक्लिसिटी का प्रयोग एक तरह से करना। उसके अलावा भी उन प्रश्नों को हम और कैसे कर सकते हैं, आज हम इसी में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज के टॉपिक को उठाने से पहले एक छोटा सा नियम जो हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं। देखिए, मान लीजिए एक संख्या है n, और n में हमने क्या किया, x से भाग किया और इसका जो रिमाइंडर है वो r आया। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। मान लीजिए एक संख्या है n जिसमें हमने x से भाग किया और इसका रिमाइंडर क्या आया, r आया। अगर इसी संख्या में हम n गुना कर दें, इसी संख्या को n गुना कर दें और इस n गुना की संख्या में उसी भाजक x से भाग करें, तो ये रिमाइंडर जितनी गुना संख्या हुई है उतना गुना हो जाएगा। अब बात आई कि n गुना हो गया तो ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, अब हम उस पर बात करें। तो देखिए, इस पर हम 3 विचार फिर वही करेंगे। त्रिशूल का नियम, आप जब अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। हो सकता है कि ये nr बड़ा हो भाजक x से, हो सकता है कि ये nr बराबर हो x के, और ऐसा भी हो सकता है कि nr छोटा हो x के। 3 के अलावा इसमें चौथी कंडीशन नहीं हो सकती। अगर ये 3 नियम इसमें होल्ड कर रहा है तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर nr x से बड़ा है तो हम इस nr में x का भाग देंगे और इसका रिमाइंडर निकालेंगे। इसका रिमाइंडर निकालेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही इस प्रश्न का जवाब होगा। अगर nr x के बराबर है तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर nr x से छोटा है तो इसका रिमाइंडर nr हो जाएगा। ये पहली चीज़। यहाँ पर ये पहला केस है। अब मैं देखो, ये केस एक हुआ। अब मैं इसी का दूसरा केस उठा रहा हूँ कि अगर मैं इस संख्या का कोई घात बना दूँ, इस संख्या का कोई घात बना दूँ और इस घात में उसी भाजक x से भाग करूँ, तो जो इसका रिमाइंडर है वह भी n घात में आएगा। अब यहाँ भी n घात की चर्चा हम उसी तरह 3 पार्ट पे करेंगे। 3 पार्ट पे करेंगे कि हो सकता है कि ये r पर घात n बड़ा हो x से, हो सकता है कि बराबर हो x के, और हो सकता है कि छोटा हो किसके, x के। अगर ये बड़ा है तो इस r पे घात n में x से भाग करेंगे और इसका जो रिमाइंडर होगा वही हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि अगर ये बराबर हो गया तो इसका रिमाइंडर 0 होगा, और अगर ये छोटा हो गया तो इसका रिमाइंडर r पे घात n ही हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ है जिसे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और यहीं पर एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं और फिर हम सवाल को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अब इस पर एक एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए कि मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आइए हम पहले वाले पर समझें। ध्यान रखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। पहले मैं आपको समझा लूँ, फिर हम थोड़ा सा टोसेंट पे चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसे भाजक होते हैं जिसके आंसर लगभग फिक्स होते हैं, तो आप उस भाजक की कंडीशन पर भी कुछ नियम जान लीजिएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपसे ये कहा कि अगर हमारे पास 67 एक संख्या है और इसमें हम 4 से भाग करते हैं, तो देखो क्या आएगा रिमाइंडर। 4 एकम 4, 2 7,
और यहाँ आ गया 4 6 24 और यहाँ पर रिमाइंडर बोलो भैया क्या आ गया 3। ये आपका रियल आंसर है, क्योंकि ये देखिए आपको एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि रिमाइंडर हम एक्सेप्ट कौन सा करेंगे, रिमाइंडर में जब ये दो बातें हों, रिमाइंडर पॉजिटिव भी हो और रिमाइंडर जो है वह जो भाजक है, डिवाइजर है, उससे क्या होना चाहिए, छोटा, तभी जाकर के ये रिमाइंडर एक्सेप्ट होगा। यहाँ आप देख रहे हो कि 3 पॉजिटिव भी है और 4 से क्या है, छोटा है, अतः इसका आंसर 3 आएगा। अब जो मैंने पहला केस ये बताया था कि अगर किसी संख्या में किसी भाजक से भाग दिया जाए और रिमाइंडर r आए, यदि उस संख्या का n गुना कर दिया जाए तो रिमाइंडर भी n गुना हो जाएगा, लेकिन वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब मैं इस संख्या में क्या करता हूँ, इस संख्या का मैं कर देता हूँ 3 गुना। जैसे ही मैं इसका 3 गुना करूँगा तो रिमाइंडर भी हो जाएगा, बोलो कितना, 3 गुना यानी 9। अब आप ये बताओ कि क्या ये 9 इस 4 के रिस्पेक्ट में एक्सेप्टेबल होगा, नहीं है, क्योंकि त्रिशूल के जो हमने नियम बताया है उसका ये पहला नियम है कि इसका मान इससे बड़ा हो गया। तब हमने क्या कहा, इसमें पुनः भाग दीजिए, 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमारा आंसर हुआ। अब मैं इसको चेक करता हूँ, देखो 3 गुना करो तो 7 त्रिक 21 और 6 त्रिक 18 और 2 हो गया 20, यानी अब हम इसमें भाग करें किससे, 4 से, तो देखिएगा 4 पंजे 20, क्रॉस आउट, 1 उतरा, 0 लगा के छोड़ दिया, तो देखिए वही रिमाइंडर आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए आगे एक सवाल और उठाते हैं और इसके बाद हम स्क्वायर वाले केस को समझा दें आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या 15 है, 15 में हम 7 से भाग देते हैं और देखिए रिमाइंडर हमारा क्या आने वाला है। चलिए 7 दूनी 14, 1 आया, ये पॉजिटिव भी है और भाजक से छोटा है, अतः ये हमारा आंसर है। अब इस संख्या का हम कर देते हैं स्क्वायर और इस स्क्वायर में 7 से भाग करें तो यहाँ भी रिमाइंडर का स्क्वायर होकर 1 आएगा। अब देखो कैसे, 15 का स्क्वायर बोलो करो तो कितना हो जाएगा, 225 में भाग करना है किससे, 7 से। देखिएगा 7 त्रिके 21, 1 5, 7 दूनी 14, बोलो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी अब आपको यहाँ पर सीधे सीधे ये समझना है कि अगर किसी संख्या में किसी भाजक से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर पता चल जाए, उस संख्या का 2 घात 3 घात 4 घात किया जाए और उसी भाजक से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, ऐसा अगर प्रश्न बने तो आइए हम लोग इस पर पहले एक प्रश्न करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 2 प्रश्न आपके सामने मैंने दिया कि किसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल 5 आया, उस संख्या के 7 गुने में भाजक 13 से ही भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो इसमें कुछ आपको नहीं करना है, आप देखिए पहले शेषफल क्या आया है, 5 आया है। अब संख्या का क्या किया गया है, 7 गुना, तो शेषफल का भी बोलो कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। अब अगर ये 7 गुना हो गया तो हम इसको भाजक के साथ चेक करेंगे। तो हम पहले नियम देखते हैं कि 35 जो है वो 13 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 35 में 13 से भाग करेंगे और हमें इसका आंसर प्राप्त होगा 13 दूनी 26, रिमाइंडर 9 आया और ये 9 पॉजिटिव भी है और भाजक से छोटा है, अतः ये प्रश्न का आंसर बोलो हमारे क्या हुआ, 9 हुआ। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो देखिए ऐसे चेक कर लीजिए। मान लो संख्या n है, याद करिएगा ये पहले या दूसरे वीडियो में मैंने ऐसा सिखाया है। किससे भाग किया हमने, 13 से। एक बार रिमाइंडर कितना आया है भाई, 5 आया है। अब आप यहाँ से निकाल लो n की वैल्यू, तो देखो ऐसे गुणा ऐसे योग, तो ये हो गया 13 एकम 13 और 5 18, यानी वो संख्या बोलो क्या है, 18 है। अब कहता है कि संख्या का 7 गुना कर दिया हमने, तो 7 गुना कर दिया तो देखो कितना हो गया, 8 सते 56 के 6 5 और 7 के 7 और 5 12, यानी जैसे मैंने संख्या का 7 गुना किया संख्या 126 हो गई। और ये कह रहा है कि फिर उस संख्या में यानी 126 में 7 गुना होने पर
13 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब देखो 13 नवा हो गया 117 और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, बोलो कितना, 9। तो आपने जो रिजल्ट आप एकदम एक बार में निकाल लिया वो रिजल्ट भी आपकी बाई प्रोसेस यहाँ से निकला। अब आइए देखिए इस सवाल में कहता है कि शेषफल 11 आया है, तो जो रिमाइंडर आया है वो ले लिया, और कहता है संख्या के वर्ग में, तो हम रिमाइंडर का भी वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 121, और कहता है 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 121 में हम 15 से भाग करने जा रहे हैं, तो देखिए 15 अट्ठे 120 और रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप भी यहाँ चेक करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। संख्या हमारा n है और n में हमने भाग किससे किया है, 15 से हमने भाग किया है, और रिमाइंडर कितना आया है, 11 आया है। देखिए एक बार रह जाएंगे लास्ट में, रिमाइंडर 11 आया है, तो बोलो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हुई, 15 एकम 15 और 11 हो गया कितना, 26। अब यहाँ कहता है कि संख्या के वर्ग में, यानी अब हमें निकालना है n का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कि 26 का स्क्वायर। अब आप इसे साइड वर्क कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं तो 6 6 के 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 6 दूनी 12, 1 2 दूनी 4 और 1 5। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट आ गया कितना, 676। अब कहता है कि संख्या के वर्ग यानी 676 में भाग करना है किससे, उसी भाजक यानी 15 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ आंसर हमारा 1 आया हुआ है, यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, तब 15 चौक 60, 7 6 15 5 75। अब देखो रिमाइंडर 1 आ गया। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, और ये आपको डिटेल मिलेगा, मैं वीडियो का मेरे शीर्षक में भी दिया है, जैसे का तैसा, यानी जैसा हम रिमाइंडर के साथ कर रहे हैं, संख्या के साथ कर रहे हैं, वैसा ही हम रिमाइंडर के साथ कर रहे हैं, और ये रिजल्ट निकल गया। तो यहाँ तक तो कुछ आंशिक रूप से आपने इसके पहले भी पढ़ा था, और मैं केवल इस वीडियो में आपको रिफ्रेश किया बता करके। और अब हम आते हैं आगे, लेकर चलते हैं आपको, और कुछ चीज़ें हम पहले आपको जो फिक्स वैल्यू देते हैं, पहले मैं उनके बारे में बात कर लूँ, इसके बाद फिर आगे लेकर चलूँगा। देखिएगा ये बड़ा स्पेशल केस है, इसे आप पॉइंट दर पॉइंट नोट करते रहेंगे तो अच्छा होगा। यानी अब हम आपको एक नोट की श्रृंखला में ले चलते हैं, और इसमें हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर संख्या चाहे जैसी हो, चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन अगर भाजक 5 हो तो शेषफल का निर्धारण हम कैसे करेंगे। देखिएगा भाजक 5 हो तो शेषफल का निर्धारण हम कैसे करेंगे, पहले इसको समझिएगा। देखिए मान लीजिए मैं कुछ संख्या ले लेता हूँ। एक संख्या हमने ले लिया 72, एक संख्या हमने ले लिया 60, और एक संख्या हमने ले लिया 79। 3 तरह की संख्या लेने में हमने एक बात का ध्यान रखा है कि इसकी इकाई 5 से छोटी रखी, हमने इसकी इकाई को 0 के बराबर कर दिया, या 5 के बराबर ही कर लो, 0 नहीं बल्कि 5 के बराबर कर लें, और इसकी इकाई को हमने 5 से क्या रखा है, बड़ा रखा है। ज़रा देखो क्या इन 3 के अलावा भी कुछ और कंडीशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। या तो संख्या की इकाई जो है वो 5 से छोटी होगी, या तो वो 5 के बराबर होगी, या वो 5 से बड़ी होगी, चौथा कोई केस नहीं हो सकता। अब बात अगर हम करें कि अगर वो संख्या का इकाई 5 से छोटा है, तो देखो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 5 एकम 5 2 2, 5 चौक के 20, रिमाइंडर 2 आया। आपने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि अगर वो संख्या का इकाई 5 से छोटे है, तो 5 से छोटे होने पर जो इकाई है वही रिमाइंडर हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए अगर हम 5 से भाग देते हैं तो देखो यहाँ की स्थिति क्या आती है, ध्यान से देखो। 5 एकम 5 1 5, 5 3 15, कैंसल आउट, रिमाइंडर 0। आपने देखा कि जब इकाई 5 है तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। यहाँ पर देखिएगा अगर मैं इससे 5 से भाग करूँ तो 5 एकम 5 2 9, और 5 25 25, रिमाइंडर 4 आया। अगर इस तीनों प्रश्न पर गौर किया जाए
तो इसके रिमाइंडर का एक नियम लिखा जा सकता है और ये लिखा जा सकता है कि इकाई अंक -5 यही होगा संख्या का रिमाइंडर यानी शेष फल। अब जरा ये देखो, या तो आप इसको याद करो, याद करने का आशय यहाँ पर यह है कि अगर इकाई 5 से छोटी है तो जो इकाई है वही शेषफल होगा, अगर इकाई 5 के बराबर है तो रिमाइंडर 0 होगा, और अगर इकाई 5 से बड़ी संख्या है तो उसका रिमाइंडर होगा इकाई की संख्या -5 यानी 4। या आप एक नियम याद करो तो आप ये कह सकते हो इकाई अंक -5 ही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा यानी शेषफल होगा। तो अब देखो ये नियम यहाँ तो लागू हो रहा है कि इकाई 9 है, 5 घटा दिया 4 है। ये नियम यहाँ भी लागू हो रहा है कि इसका इकाई 5 है, 5 से 5 घटा दिया 0 है। लेकिन क्या ये नियम यहाँ लागू हो रहा है? तो जी हाँ, यहाँ भी हो रहा है। इकाई 2 है, 2 में से 5 घटा दिया तो -3 आया। और आपको याद है कि हमने पहले वीडियो में बताई है रियल रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, और अगर नेगेटिव आ गया है तो इसमें हमें उस भाजक को जोड़ना होगा जिससे हम भाग दे रहे होते हैं। तो देखो -3 में 5 जोड़ दिया, बताओ इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो ये तीनों कंडीशन में आप इसे याद करें कि 5 से भाग देने पर यदि संख्या का इकाई 5 से छोटी है तो इकाई ही रिमाइंडर, बराबर है 5 के तो रिमाइंडर 0, और अगर इकाई की संख्या 5 से बड़ी है तो उस इकाई में से 5 घटा देने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा इसको। और आइए अब देखें भाजक के कुछ और केस पर। दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस देखिएगा। हाँ, इस पर एक सवाल हो जाता। देखिए एक सवाल मैं ले रहा हूँ कि जैसे यहाँ लिखा 7 नंबर हिडन है, नहीं पता है क्या है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता है, और यहाँ 8 है और डिवाइड 5 है, और इसका शेषफल पूछा जाए। यानी आप ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न का शेषफल क्या होगा। यहाँ ये तय नहीं है कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। या आपको अगर मैं कुछ ABCD लिख दूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ कि 7A 6B 0C 9D 8 डिवाइड बाई 5 का शेषफल क्या होगा। आप मेरी बात को समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। शेषफल क्या होगा, आप तुरंत अपने दिमाग को क्लिक करा दो कि भाजक क्या है, 5 है, और हमने कहा कि 5 अगर भाजक है तो रिमाइंडर को तय करेगी इकाई अंक, और ये रिमाइंडर तय होगा इकाई अंक से। तो अब इकाई अंक में हमने बताया आपको कि इकाई -5 ही उसका आंसर होगा। तो बताओ यहाँ इकाई क्या है, 8, 8 - 5 3। यानी यहाँ पर कुछ भी लिखा जाए, यहाँ पर अगर 8, यहाँ पर भी कुछ भी लिखा जाए, लेकिन अगर यहाँ पर 8 है तो उसका रिमाइंडर 8 - 5 यानी क्या आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आता हूँ आगे लेकर कि यदि भाजक 10 पर घात n जैसी कोई संख्या, ध्यान रखिएगा, 10 पर घात n जैसी कोई संख्या हो तो जो इसका शेषफल होगा, जो इसका शेषफल होगा वो अंतिम n अंक होगा, अंतिम n अंक होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में ले लें, और हमने लिखा 87,302 डिवाइड बाई 100 का शेषफल। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 पे घात n का मतलब 2। बस इसका शेषफल क्या होगा, अंतिम 2 अंक होगा। अंतिम 2 अंक 0 2 होगा, लेकिन 0 पहले पूर्णांक में कोई महत्व नहीं रखता, अतः हमारा आंसर बोलो क्या आ गया, 2 आ गया। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि 17
7930541 और इसको मैं डिवाइड कर दूं 1000 से और आपसे पूछूं कि बताओ इसका शेषफल क्या होगा। तो अब आप देखो 1000 मतलब 10 पे घात 3 है, बस लास्ट का 3 अंक उठा लीजिए संख्या का, यही इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो यहाँ से एक बात और तय हो गई कि अगर यहाँ घात 3 है तो इधर की संख्या हमें छुपा दे, हमें डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए, स्टार बना दे, अंक गायब कर दे, ABCD लिख दे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है किससे, लास्ट के उतने अंकों का जितना कि इस पर घात बोलो क्या है, जितना घात 10 पर है। 3 है तो 3 अंक, 4 है तो 4 अंक, n है तो n अंक, लास्ट के लेते हैं। समझ में आ गया। आइए अब हम चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। आप लोग अच्छे से समझिएगा और दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और देखिए इसमें काफ़ी रात भी हो गया, लगभग इस समय 2:30 बज रहा है, तो थोड़ा सा थकावट भी चेहरे पे दिख रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं है। आइए आप अच्छे से पढ़िए, मैं मेहनत करूँगा। अब चलते हैं आगे और अब देखिएगा यहाँ पर जो एक कमेंट हम उठा रहे हैं कि यदि भाजक 6 हो, अब 2 तरह का केस आएगा कि अगर पहला केस देखिएगा, पहला केस ये आ रहा है कि अगर 4 बेस पर कोई भी घात n हो और उसमें डिवाइड 6 से हो रहा हो, 4 पर कोई भी घात n हो और डिवाइड किससे हो रहा हो, 6 से हो रहा हो, तो जो इसका रिमाइंडर होगा शेषफल हमेशा 4 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा कैसे आएगा। चलिए अगर मैं n बराबर 1 रखूं तो देखो ये हो जाएगा 4/6, और हमने कहा कि अगर भाज्य छोटा हो तो वही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अगर मैं n बराबर 2 रखूं तो देखो ये होगा 4 पे घात 2/6 यानी 16/6, और ये देखो 6 दूनी 12, रिमाइंडर 4 होगा, रिमाइंडर 4 होगा। ध्यान रखिएगा मैं ये रिमाइंडर लिख रहा हूँ। चलिए एक और देख लीजिए, अगर मैं n बराबर 3 रखूँ तो 4 पे घात 3/6। अब देखो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 4 चौक 16 चौक 64/6, 10 बार जाएगा और यहाँ भी रिमाइंडर बोलो क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर 4 का घात है और उसको 6 से डिवाइड किया जा रहा हो तो रिमाइंडर हमेशा बोलो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन अगर डिज़ाइन करूं तो ज़रा देखिएगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट अगर कर लें तो आपका अच्छा होगा। और एक बात मैं यहाँ और बता दूँ, यहीं पर बता दूँ, फिर मैं आगे लेकर आपको चलूँ। तो आइए अब इस भाजक 6 हो तो इसकी दूसरी कंडीशन देखिएगा। अगर भाजक 6 है तो इसका दूसरा कंडीशन देखो क्या होने वाला है। ये तो पहला आपने देखा कि 4 पे घात n हो और भाग में 6 हो, का रिमाइंडर जो है वो 4 होगा सदैव, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट देखो कि अगर 10 हो और 10 का घात n हो, क्योंकि देखो ये केस वही लागू हुआ 6 और 4 के योग पर 6, तो इसका भी जो रिमाइंडर होगा वो 4 होगा सदैव। अब देखो ये कैसे होगा, मैं इसको यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए आपको मैं एक नियम भी याद कराते चलूँ कि अगर कोई संख्या हमने लिखा x प्लस n पर घात मान लो p है और इसमें हम x से भाग कर रहे हैं, ये दूसरे या तीसरे वीडियो में मैंने इस पर काफ़ी कुछ सवाल कराई है, आप देखिएगा उसको। तो मैंने एक चीज़ ये बताया था कि अगर भाज्य, समझ लीजिए अगर इस वीडियो से जुड़े हैं तो भाज्य को भाजक
के रूप में तोड़ा जा सके, यहाँ पर कोई भी पूर्णांक ले लिया जाए तो वो भाज्य इस भाजक से इसी पूर्णांक बार में कट जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता, मैं यहाँ भी आपको सिखा दूँ थोड़ा सा। अब बताइए यहाँ पर ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है, तो देखना है कि जो जो यक्स के गुणक के रूप में आएंगे वो सारे कटेंगे। अब इसे समझने के लिए मैं p की जगह एक प्यारा सा फार्मूला 2 लिख देता हूँ। अब जरा ऊपर वाले को हल करो तो इसका सूत्र होगा यक्स स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर प्लस 2xn और बटे में देखो क्या आ गया x। अब ये भाज्य है तो इसे तो हम यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं, और देखो इस रूप में गुणा के रूप में टूट गया, मतलब ये रिमाइंडर 0 देगा। यहाँ पर यक्स है ही नहीं है, इसका मतलब ये रिमाइंडर विचारणीय होगा। अभी मैं बताऊंगा कि क्या विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी देखो यक्स के गुणा के रूप में है, इसे हम यक्स गुणे 2n लिख सकते हैं, और यक्स यक्स काट करके 2n बार पूर्णांक दे देगा, यानी यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस बात को अगर मैं पूरी तरह एक्सप्लेन ना करूँ और मैं इसको ऐसे ले लूँ जैसे ये 2 है कि ये घात में केवल इस पर और केवल इस पर बांट दूँ, तो देखो मुझे क्या लिखना चाहिए, x का स्क्वायर n का स्क्वायर। हालांकि ये वैल्यू नहीं हो सकता, ये तो गलत है, लेकिन अगर गलती पढ़ के भी हम आंसर सही निकाल लेते हैं तो इसे हम स्वीकार कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो क्या है, x। अब आप देखो ये तो रिमाइंडर 0 दे देगा, लेकिन ये पूरा का पूरा बच गया। अब यहाँ पर देखिए बात आई कि n स्क्वायर जो बचा ये यक्स के साथ 3 रिश्ता बना सकता है। क्या क्या, या तो ये n स्क्वायर यक्स से बड़ा होगा, या तो ये n स्क्वायर यक्स के बराबर होगा, और या तो ये n स्क्वायर यक्स से छोटा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये नियम लगातार चलेगा आपके साथ। अब देखिएगा, अगर ये बड़ा यक्स से हो गया तो हम n के स्क्वायर में यक्स का भाग देंगे, और इससे जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमारे प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो गए तो रिमाइंडर 0 होगा, और अगर ये छोटा हो गया भाग देने वाले से तो बोलो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब मैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी मैं इस पर थोड़ी चर्चा करूँगा, लेकिन पहले एक प्रश्न मैं यहाँ से करा दूँ। अब देखो, जी नहीं मानता यार, बहुत डिटेल करने का इच्छा होने लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। आइए देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि 365 पर घात 13 डिवाइड बाई 364, हमने ये कहा कि इसमें हमारी तलाश हमेशा भाजक का होना चाहिए। और फिर अभी हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, या साइक्लिक सिटी जो रूल है वहाँ भी बताएंगे कि यहाँ अंतर 1 का तलाश हम करते हैं। तो यहाँ पर 64 ये 65 है, तो क्या इसे ये नहीं लिख सकते, 364 प्लस 1 पर 13 बटे में देखो हो गया कितना, 364। अभी मैंने जो कहा कि आप उसी नियम का प्रयोग कर लो, इसको इस पर और इस पर बांट दो, तो देखो ये हो गया 364 पर 13 प्लस 1 पर 13 बटे में 364। अब आप ध्यान रखिए क्या कहा हमने कहा कि जब भाजक भाज्य के गुणा में दिखाई देने लगे तो इसका रिमाइंडर 0 हो गया, और 1 का घात 13 का मान 1 होगा, और ये 0 प्लस 1 बराबर 1 होगा, पॉजिटिव है और इससे छोटा है, अतः यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मैं उसी चीज़ का प्रयोग यहाँ पे करता हूँ कि अगर पहला नियम हमारा सही है तो हमने 10 को किस आधार पर लिखा। अब देखो भाजक कौन है, 6 है, इसे 6 के रूप में तोड़ दिया जाए तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 4 पर घात n डिवाइड 6 लिख सकते हैं। हमने कहा कि इसको इस पर और इस पर बांट दो, हालांकि ये होल वैल्यू नहीं निकल रही है, लेकिन
हमें उसको लेने की क्या ज़रूरत है जो हमारा समय बर्बाद ही करेगा और अंत में उसे जाना ही है। इसलिए आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस नियम का प्रयोग करें। अब देखो ये हो गया 6 पे घात n और 4 पे घात n और बटे में 6। अब आप देख रहे होंगे कि इस 6 को इसके अंदर गुणक के रूप में तोड़ा जा सकता है। तोड़ने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं इसे 6 गुणे 6 n-1 लिख सकता हूँ। अब जहाँ पे गुणा के रूप में इसमें भाजक आ गया तो ये टोटल इसका रिमाइंडर 0 आने वाला है और इसका रिमाइंडर आएगा 4 पे घात n। 0 में 4 पे घात n जोड़ोगे तो आएगा 4 पे घात n बटे 6 और आप फिर पहुंच गए। आप देखो अपने पहले नियम पर कि अगर 4 पे घात n में 6 से भाग करते हैं तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज बोलो कितना आएगा, 4 आएगा। बात समझ में आ गई। तो अब ज़रा एक सवाल इस पर देखा जाए। इस पर फिर मैं कुछ और भी भाजक को लेकर अभी आपको बताऊंगा। चलिए, एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है ये और आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए 10 प्लस 10 पे घात 2, 10 पे घात 3, 10 पे घात 4 अंशुमान। और चलिए मान लेते हैं कि ये मुझे लास्ट का नंबर ठीक से नहीं पता क्या था पेपर में, लेकिन चलो हमने मान लिया ये नंबर था 97। और इस पूरे में हमें क्या करना है, 6 से भाग करना है और इसका रिमाइंडर निकालना है। अभी हम 5 पे चर्चा और विस्तार से करेंगे इस वाले पर, जब हम यूनिट डिजिट निकालना आपको सिखा चुके होंगे, क्योंकि अभी हम इस सवाल को यहाँ मजबूर हैं यूनिट पे कराना है, यूनिट डिजिट पे कराना है और अभी यूनिट डिजिट हमने आपको पढ़ाई नहीं है, तो इंतज़ार करिएगा। अब आप ये बताओ कि अभी हमने तो ये पढ़ा कि 10 पे घात अगर n है और भाग 6 दे रहा है तो रिमाइंडर 4 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, इस तरह से देखिए 3 है, 3 यहाँ तक 3 हो गया, 4 होता तो 4 बार होता, 97 जाते जाते हो जाएगा 97 बार 4 आएगा और ये हो गया बटे में 6। लेकिन मैं चाहूँगा चलिए एक बार मैं लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका एक और शॉर्ट तरीका बताऊँगा। तो चलिए अगर ये 97 बार है तो ज़रा ये बताओ कि 4 को 97 बार अगर जोड़ा जाए तो देखो ये हो जाएगा 4 गुणे 97/6। अब देखिए यहाँ से 2 तरह से आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं इसका व्यवहारिक तरीका बताता हूँ। चलिए गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 के 8 2, 9 चौक 36 और 2 38 और भाग में 6। चलिए अब आप इसको चेक कर लीजिए, देखिएगा हमने इसमें 6 से भाग किया, 6 छः के 36, 2 8, 6 चौक 24 और यहाँ पर देखो रिमाइंडर में क्या आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। अच्छा अब ज़रा ये देखना है हमको कि अगर मैं इसको एक और तरीके से लगाता तो क्या होता। ज़रा ये बताओ कि ये जो 4 में अगर मैं 6 से भाग करूं, एक बार ले जाऊं तो बोलो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा। चलिए अब देखो अगर मैं 97 में 6 से भाग करूं तो ज़रा रिमाइंडर देखो क्या आएगा, 97 भागे 6। केयर करना भाई। अब देखो ये आ गया 6 एकम 6, 3 7, 6 छः के 36, 1 आया, यानी इसका रिमाइंडर 1 आएगा। बहुत ध्यान से देखो इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, गुणा। तो आप देखिएगा जैसे को तैसे वाला वीडियो कि जो संख्या के साथ हो रहा है वही हम किसके साथ करेंगे, रिमाइंडर के साथ। और अब इसका रिमाइंडर हो गया -2। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको समझाया था कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर एक्सेप्टेबल होगा जब वो क्या होगा, हाँ पॉजिटिव होगा और भाजक से छोटा होगा। अगर नेगेटिव आ गया तो इसमें हमें भाजक को ऐड करना होगा और -2 में जब 6 को ऐड करेंगे तो बोलो इसका रिजल्ट क्या निकल के आ गया बेटा, 4। और देखिए 4 यहाँ भी आया है, 4 यहाँ भी आया है। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि क्या इसे एक और सिंपल ढंग से सॉल्व किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो वो तरीका क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि अगर मैं ये मानकर चलूँ
कि ये जो प्रश्न है हमारा, ये 97 नहीं है, बल्कि यहाँ पर घात n तक गया हुआ है। अब मैं एक सूत्र बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर 4 आया था, n मैं लिखूँ यहाँ n। तो इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 4 + 4 + 4 प्लस अंशों कहाँ तक, n पदों तक। और इसमें हम भाग करने वाले हैं किससे, 6 से। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 4 को n बार जोड़ूं तो ये रिजल्ट आएगा 4n/6 आएगा। अब देखो वही चीज़ अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर दूँ तो ध्यान रखिएगा, जिस संख्या से आप दोनों को काट रहे हैं वो संख्या फाइनल रिजल्ट में गुणा करेगी। और हम 2 से काट रहे हैं इसको, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी हमारा ये सूत्र बनकर आया 2n/3। और अब n की जगह हमने कितना रखा था, 97 रखा था, 97 रखा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 97 n की जगह रख करके हम हल करते हैं। तो देखो 2 × 97/3, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 से 2 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 3 तिरिक के 9, 3 दूनी 6, 1 आएगा। और 1 में 1 से गुणा कर दें तो -1 आएगा। लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, किससे काट कर, 2 से काट कर। तो इस 2 का हम इसमें गुणा कर दें ताकि इसका वास्तविक रिमाइंडर जो आना चाहिए था वो आ जाए, वास्तविक नहीं, जो आना चाहिए था वो आ जाए। -2 आ गया। लेकिन यार ये तो नेगेटिव है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे। तो अब बताओ, -2 में 6 जोड़ दें तो ये रिजल्ट बोलो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, जो आया था। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर 2 चीज़ें 6 के लिए देखा आपने कि 4 पर कोई भी घात हो, 6 अगर भाजक है तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। और 10 पर कोई घात हो, 6 भाजक है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। और क्यों आएगा वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं एक पॉइंट और बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और आज मैं ट्यूशन इस वीडियो में नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो थोड़ी सी दिक्कत होती है अपलोड होने में। थोड़ा मेरे साथ आप लोग कोऑपरेट करके चलिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा सिस्टम नहीं बना पाया हूँ, लेकिन जज्बा है आपको पढ़ाने का, इसलिए मैं लगा हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि हमारे पास कोई विषम संख्या है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे भी बता रहे हैं, और उस विषम संख्या का स्क्वायर है और स्क्वायर में भाजक 8 है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो रिमाइंडर है, इसका जो शेषफल है वो सदैव 1 आएगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि सदैव 1 आएगा। अब मैं इसे करता हूँ कि ये कैसे आएगा। तो देखिए, n हम कोई पूर्णांक मान लेते हैं। देखिए कोई पूर्णांक हमने माना है, तो जो विषम संख्या होगी उसका फ्रेम होगा 2n+1 का। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। देखो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4n का स्क्वायर प्लस 4n+1। ठीक है जी। यहाँ से हम देख रहे हैं तो 4n कॉमन होता हुआ दिख रहा है और ये हो गया n+1+1। अब मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि अब हमें ऐसे संख्या को सॉल्व करना है। 4n n+1+1 में किससे भाग करना है, 8 से। क्या आप ये बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त होगी इसके अनुसार? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। जब भी हम कभी सबसे छोटी संख्या का चुनाव करें तो n बराबर 1 रखें। अब अगर मैं n का मान 1 रख दूं तो देखो ये हो जाएगा 4 × 1, 1 + 1 + 1/8। और ये देखो 4 दूनी 8 + 1 हो गया, तो ये हो गया 8 + 1। यहाँ पर 8 में वो हिडन है कौन, 1। अब देखो ज़रा, अगर मैं n बराबर 2 रखूँ तो देखो यहाँ क्या आएगा, 4 × 2
2 + 1 + 1/8। अब देखो ये आ गया 8 गुणे, यहाँ देखो 2 1 3 आ गया, 3 आ गया प्लस 1/8। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो संख्या देखो आ रहा है वो 8 का गुणक आ रहा है, यानी पक्का है कि 8 इसको काट के रिमाइंडर 0 कर देगा और ये +1 होकर टोटल रिमाइंडर बोलो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर भी देखिए तो ये 8 गुणे 3, 8 से पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 0 होने जा रहा है, 0 + 1 = 1 आएगा। तो आप n का मान कुछ भी रख करके अगर चेक करेंगे तो ये वाली संख्या हमेशा कटेगी और लास्ट में बचेगा कौन, 1। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर कोई भी विषम संख्या है और उसका स्क्वायर है, 8 से भाग दे रहा है, तो ऐसे प्रश्न का शेषफल हमेशा बोलो क्या आएगा, 1 आएगा। इतनी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो हम कुछ ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में बिल्कुल टकराते हैं जहां पर हमें हल करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक सवाल इस पर, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और हम थोड़ा सा वीडियो बनाने में विलम्ब हुआ करें तो आप लोग बहुत नाराज़ मत हुआ करो, क्योंकि बड़ी सिस्टम के साथ तब शुरू करना पड़ता है मुझको। कुछ व्यस्तताएं ऐसी हो जाती हैं कि नहीं बन पाता है, लेकिन चलिए आप लोग थोड़ा सा स्नेह बनाए रखें। मान लीजिए मैं एक विषम संख्या था, अब आपको ये पता है कि विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से न कटे, या उसे कहते हैं जिनका इकाई अंक विषम हो, वो सारी की सारी संख्या विषम होंगी। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक 11 अंक से बड़ी संख्या, देखिएगा एक 11 अंकों से बड़ी संख्या जिसका इकाई अंक 7 है के वर्ग को आठ से विभाजित करने पर, यहाँ बल्कि हमें लिखें कोई 11 अंकों से बड़ी संख्या, शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल बेहोश कर देगी अगर आप इस नियम को नहीं जान रहे होंगे। एक संख्या है जिसमें 11 अंक है, तो देखो एक यहाँ अंक होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 अंक ही नहीं है, 11 अंक से बड़ी है। कितनी बड़ी है कोई तय नहीं है, लेकिन वो चाहे जितनी बड़ी हो अंत में 7 है। और फिर कहता है इस संख्या का स्क्वायर किया जाता है, और स्क्वायर करके उसमें भाग किससे करते हैं, 8 से। मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी आपने देखा, अगर ये क्या है यहाँ, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। अगर लास्ट में विषम है तो ये संख्या ही विषम होगी, और अगर ये संख्या विषम होगी तो आप ये बताओ, विषम संख्या का स्क्वायर में जब हम 8 से भाग करेंगे तो इसका रिजल्ट 8n + 1/8 के फॉर्म में आएगा, और ये इसको काट करके रिमाइंडर 0 करेगा, 0 + 1 = 0। तो यहाँ ये भी आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है यार, आपको तो याद करने की ज़रूरत है। आप याद करो उसको कि अगर विषम संख्या का स्क्वायर किया जाता है और उसमें 8 से भाग दिया जाता है तो इसका रिजल्ट बोलो क्या आने वाला है, 1। उसका जो शेषफल है वो 1 आएगा। तो आज उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अब मैं जो अगला वीडियो आपको दूंगा वो टोसेंट नियम पे होगा। टोसेंट का नियम जब हम लगाते हैं ना तो सवाल बड़े आसानी से हल होने लगते हैं। तो कल मैं आपको बताऊंगा टोसेंट का नियम, यानी कल का मतलब अगले वीडियो में। और आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखिए, जम के पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।